नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इतिहास के एक बहुत ही रोमांचक मोड़ की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कलकत्ता से पलायन। हाँ, 16 जनवरी 1941 की वो रात कलकत्ता में माहौल बिल्कुल, आप समझ सकते हैं, ब्रिटिश राज का सख्त पहरा था। बिल्कुल, एल्गिन रोड पर उनका घर। हम उसी रात के शुरुआती सबसे अहम पलों को समझने की कोशिश करेंगे। सही। हमारी ये बातचीत आधी रात का रिक्शा, नेताजी का पलायन नाम की एक कहानी पर आधारित है। तो चलें उस रात में। जरूर। और ये समझना बहुत जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का निकल भागना नहीं था। ये तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा बदलने वाला एक कदम था, सच में। उस रात घर के अंदर का माहौल कैसा रहा होगा? कहानी में कुछ जिक्र है, जैसे जलता हुआ दिया, बिखरी किताबें। हाँ, कहानी बताती है कि अंदर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसमें भविष्य की योजनाओं का वजन था। नेताजी बहुत शांत दिख रहे थे, पर उनकी आंखों में एक मजबूत इरादा था। और फिर वो बदलाव, सार्वजनिक नेता से एक रहस्यमय यात्री बनने का। एकदम। तभी उनके भतीजे सिसिर आते हैं और वो इशारा करते हैं, रिक्शा आ गया दादा। बस वहीं से सब शुरू हुआ। उनका भेष बदलना, यही बड़ा दिलचस्प किस्सा है। हाँ, कमाल का था। एक लंबा गरम कोट पहना उन्होंने, ऊनी टोपी और चश्मा। हाँ, चश्मा उनके जाने पहचाने गोल फ्रेम वाला नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं, मोटा फ्रेम वाला चश्मा था। और चाल भी बदली हुई थी। कैसी चाल? जैसे कोई बीमार थका हुआ पठान व्यापारी चलता है, कुछ उस तरह की। हाँ, अच्छा। लेकिन कहानी में एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है कि इतने भेष के बाद भी उनकी आंखें वो वैसी ही थीं, अंगारों सी जलती हुई। अरे वाह, मतलब पहचान छुपाना फिर भी मुश्किल था। हाँ, कह सकते हैं। पर यह दिखाता है कि प्लानिंग कितनी डिटेल थी। हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा गया था। सही कहा। फिर वो घर से निकले, गली में। हाँ, बाहर खामोशी थी। दूर कहीं से ट्रैम की घंटी की आवाज आ रही थी, शायद एक चेतावनी की तरह। और शहर सो रहा था, पर एक बेचैनी सी थी हवा में। बिल्कुल। और कोने पर वो रिक्शा खड़ा था। वो रिक्शा एकदम साधारण सा, पुराना, पहिए ओस से भीगे हुए। हाँ, इतना आम कि किसी को शक भी न हो। यही तो कमाल था शायद। बिल्कुल, यही उस रिक्शे की सबसे बड़ी ताकत थी। ये सिर्फ एक चालाकी नहीं थी, ये एक तरह से ब्रिटिश इंटेलिजेंस की सोच पर सवाल था। उनका ध्यान तो बड़ी गाड़ियों पर, जाने माने लोगों पर रहता। हाँ, एक अकेले साधारण रिक्शे पर कौन ध्यान देता? सही। इसी कमजोरी का नेताजी ने फायदा उठाया। ये दिखाता है कि वो रणनीति बनाने में कितने माहिर थे। सच में, साधारण चीजों का असाधारण इस्तेमाल। अच्छा, और वो रिक्शा वाला? रिक्शा वाला, कहानी के मुताबिक वो बिल्कुल चुप था, बिना कोई सवाल किए बस अपना काम कर रहा था। उसे शायद बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो इतिहास के किस पल का हिस्सा बन रहा है, किसे ले जा रहा है। सोचकर भी अजीब लगता है। रिक्शा कलकत्ता की सड़कों से गुजर रहा था, रात का समय, हर मोड़ पर खतरा। खतरा तो था ही। ब्रिटिश सीआईडी की गश्त का डर हमेशा बना हुआ था। विक्टोरिया मेमोरियल के पास से भी गुजरे वो। हाँ, कहानी में जिक्र है। वो सफेद इमारत रात में जरूर और भी रहस्यमयी लग रही होगी। वो कुछ मिनटों की यात्रा कितनी तनाव भरी रही होगी। यकीनन। एक गलत नजर कोई पहचान लेता तो सब खत्म हो सकता था। पर ये पहला कदम था उस बड़े सफर का, पहला, शायद सबसे मुश्किल कदम। बिल्कुल सही। और फिर वो रिक्शे का सफर खत्म हुआ। हाँ, आगे एक पुरानी फोर्ड V8 कार इंतजार कर रही थी, इंजन की धीमी आवाज के साथ। सिसिर ने नेताजी को कार में बिठाया और वो रिक्शा पीछे रह गया। और यहीं से वो असल महायात्रा शुरू हुई। गोमो, पेशावर, काबुल, बर्लिन, टोक्यो, एक लंबा अविश्वसनीय रास्ता। हाँ, लेकिन उस महायात्रा की नींव वो चंद मिनटों की रिक्शा यात्रा ही थी। उसने नेताजी को ब्रिटिश निगरानी के पहले घेरे से बाहर निकाल दिया। तो ये कहानी, ये रिक्शा यात्रा, इसका मतलब क्या निकाले हम? देखिए, मेरे ख्याल से दो बातें हैं। एक तो प्लानिंग की बारीकी, और दूसरा एक बिल्कुल साधारण चीज, एक रिक्शे पर इतना बड़ा भरोसा। सही। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास बनाने वाली बड़ी घटनाओं के पीछे अक्सर कितनी छोटी गुमनाम कड़ियां होती हैं। हाँ, जैसे वो रिक्शा चालक, गुमनाम, उसे शायद कभी पता ही नहीं चला होगा कि उसने क्या किया। बिल्कुल, वो पहिए जो उस रात समय की गलियों में घूमे, एक अनजान हाथ उन्हें खींच रहा था। तो आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इतिहास में और कौन से ऐसे छोटे, महत्वहीन समझे जाने वाले पल या साधन रहे होंगे जिन्होंने दुनिया बदलने में अनजाने में ही सही पर अहम भूमिका निभाई हो? सोचने वाली बात है।